उत्तराखंड विधानसभा में 2/3 बहुमत हासिल करने के बाद बीजेपी अब नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा में जुट गई है। नवनिर्वाचित विधायकों की राय जानने के लिए बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान को पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। दोनों नेता आज देहरादून पहुंच गए हैं, जहां विधायक दल की मीटिंग के बाद इस मामले पर कोई फैसला लिया जा सकता है। दरअसल कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अपना चुनाव हार चुके हैं, लेकिन उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी को जीत भी हासिल हुई है। इसीलिए माना जा रहा है कि उन्हें पार्टी फिर से मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंप सकती है। उन्हें 6 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बनाया गया था। उनके छोटे से कार्यकाल में उनके योगदान को इसका आधार बनाया जा सकता है। उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री बनने की मांग तेज हो गई है और इसी को लेकर करीब आधा दर्जन विधायक पुष्कर सिंह धामी को फिर सीएम बनाने के लिए अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी को 47 सीटें मिली हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक होगी और उसी में नेता का चुनाव होगा, लेकिन अभी तक विधायक दल की बैठक का समय तय नहीं हुआ है। इस बात की जानकारी उत्तराखंड बीजेपी के उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने दी है। विधायक दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी की बहुत शीघ्र होगी और उसमें केंद्र द्वारा नियुक्त हमारे पर्यवेक्षक भाग लेंगे और विधायकों से विचार विमर्श करने के बाद मुख्यमंत्री नाम पर निर्णय लिया जाएगा। ये कार्रवाई बहुत ही शीघ्र संपन्न होने की संभावना है। उत्तराखंड में सरकार गठन को लेकर कवायद तेज होती नजर आ रही है। होली के बाद शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह से पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल समेत प्रदेश के कई दिग्गज नेता दिल्ली में बने हुए हैं और आला कमान से मुलाकात कर रहे हैं। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और कैलाश विजयवर्गीय हाईकमान को जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। रिपोर्ट के आधार पर ही अंतिम फैसला लिया जा सकता है। कल तक पर्यवेक्षक यहां आ जाएंगे और कल शाम तो नहीं लेकिन परसों तक विधायक दल के जो बैठक होनी है उसमें नेता का चयन भी हो जाएगा। और होली से पहले अगर संभव हुआ, होलास्टिक वगैरह का भी कारण है, तो होली से पहले नहीं तो होली के तुरंत बाद जो है वो मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे और साथ में कितने मिनिस्टर्स शपथ लेते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसमें ब्राह्मण, राजपूत, हरिजन, जनजाति, मुस्लिम, हिंदू कोई अर्थ नहीं है। जो योग्यता रखता हो, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत रखता हो, वो अनुसूचित ही क्यों ना हो, हमें अच्छा लगेगा कि किसी काबिल व्यक्ति के हाथ में बागडोर सौंपी गई। और इस बारे में ताजा अपडेट देने के लिए राजधानी देहरादून से जुड़ चुकी हैं सहारा समय उत्तराखंड की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना। जाहिर तौर पर चुनावी नतीजे आने के बाद हम लगातार उन नामों पर तो चर्चा कर रहे हैं जो नाम नए मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे पुष्कर सिंह धामी को ही राज्य के मुखिया के तौर पर यह जिम्मेदारी दोबारा दी जा सकती है। इस संभावना में कितना दम है और इस बात की कितनी संभावना है कि उनके रहते ही उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार किसी दल ने दोबारा से सत्ता में काबिज होकर अपनी सरकार बनाई है, लिहाजा उन्हें एक बार फिर से इस जिम्मेदारी से नवाजा जा सकता है केंद्रीय नेतृत्व द्वारा। अनुज, मैं पहले आपको बता दूं कि यह सब कयासबाजी का दौर है। बीजेपी में क्या होना है, कौन चेहरा होगा, कौन आगे नेतृत्व करेगा, इसका फैसला बीजेपी की पार्लियामेंट्री कमेटी में होगा। जितने भी नाम होंगे उन पर चर्चा होगी और फाइनल मोहर केवल प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगाएंगे और उसका अभी तक किसी को नहीं पता है कि वो किसके नाम पर मोहर लगाएंगे। दावेदारी की बात है तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि निवर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी दावेदारी रखेंगे। उनका पक्ष और उनका धड़ा लगातार इस बात का एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है मीडिया के माध्यम से भी और अपने जो वरिष्ठ उनके नेता हैं उनके माध्यम से भी कि हमें कम समय मिला है और कम समय में हम अपने क्षेत्र में कम ध्यान दे पाए हैं, इसलिए हमको मौका मिलना चाहिए। पार्टी जीत गई है, यहाँ पर इतिहास रचा गया है,
दोबारा किसी पार्टी की पहली बार यहाँ सरकार बन रही है, तो ऐसे में मौका मिलना चाहिए। अगर मैं पुष्कर सिंह धामी से इतर उनके विपक्षी खेमे की बात करूं तो उनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री जब हार जाते हैं तो उनको मौका नहीं दिया जाता है बीजेपी में। इस तरीके का हिमाचल में हो चुका है। वहां पर जो मुख्यमंत्री थे प्रेम कुमार धूमल, वो इलेक्शन हार गए थे, बीजेपी को सत्ता मिल गई और उनकी जगह नए मुख्यमंत्री बने, यानी कि उनको रिपीट नहीं किया गया। तो अपनी अपनी दलीलें हैं, अपना अपना पक्ष है, हर कोई रखना चाह रहा है। और रही बात, इस बात का क्रेडिट हर कोई सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को दे रहा है, वो है प्रधानमंत्री मोदी। अगर मैजिक मोदी ना हुआ होता अनुज उत्तराखंड में, तो बीजेपी 30- होती। और बीजेपी इस बात को अंदरूनी तौर पर स्वीकार भी कर चुकी थी कि उसको बहुमत नहीं मिल रहा है। यही वजह थी कि बीजेपी हाईकमान ने खास तौर पर कैलाश विजयवर्गीय को मिशन उत्तराखंड में भेज दिया था 1 हफ्ते पहले ही काउंटिंग से। और उन्होंने निर्दलीय विधायकों से, अन्य दलों के जो विधायक हैं यानी कि विनिंग कैंडिडेट थे जो, उनसे बातचीत शुरू कर दी थी कि वो बीजेपी को समर्थन दे, बीजेपी सरकार बनाती है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि मैजिक मोदी का असर था कि बीजेपी 47 पर पहुंची है, वरना बीजेपी का राज्य संगठन भी और केंद्र का संगठन भी ये मान के चल रहा था कि 36 का आंकड़ा हमारे लिए 36 साबित ना हो जाए। मुख्यमंत्री पद हर कोई चाहता है। आज ही हमने जब प्रदेश प्रवक्ता से बात की कि आपके कई दावेदार दिल्ली में जमे हुए हैं, चाहे सतपाल महाराज की बात करें, मदन कौशिक आज वापस लौट आए हैं, चाहे अजय भट्ट की बात करें, रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें, सुबोध उनियाल की बात करें, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल एक आईएएस जब बनता है तो वो जब सेक्रेटरी बनता है तो उसके दिमाग में होता है कि एक दिन वो चीफ सेक्रेटरी भी बने। उसी तरीके से राजनीति में जो व्यक्ति आता है, जब विधायक बनता है तो सोचता है मंत्री बने, और जब मंत्री बन गए तो वो सोचता है मुख्यमंत्री बने। इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन बीजेपी में वही होता है और सर्वमान्य होता है, जो हाईकमान का फैसला होता है उसे सबको ही मानते हैं। रही बात अब कब विधानमंडल दल की बैठक होगी, तो अनुज मैं आपको बता दूं कि ये भी एक कयासबाजी का दौर था कि 2 केंद्रीय मंत्रियों को पर्यवेक्षक बना दिया है, वो आज आएंगे कल आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी उत्तराखंड का पर्यवेक्षक किसी को भी नहीं बनाया गया है अधिकृत तौर पर। और रही बात उत्तराखंड में सरकार गठन की कवायद की, तो आजकल में वो चीजें तय हो जाएंगी कि कब विधानमंडल दल की बैठक होगी, कब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, और संभवतः ये सारी प्रक्रिया होली के बाद ही शुरू होंगी, क्योंकि अभी बीजेपी ने अपनी पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी बैठक नहीं की है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आज ही प्रधानमंत्री कल देर रात गुजरात से लौटे हैं, तो आज उनकी यूपी के जो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं और भावी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार गठन की कवायद पर चर्चा होगी, और उत्तराखंड में समय है, यानी कि 23 मार्च तक यहाँ पर सरकार का गठन होना है। और जो मुहूर्त का भी खेल है, आप जानते हैं कि राजनीति में मुहूर्त का बड़ा खेल होता है, तो उस खेल के कारण अभी 17 तारीख तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। और इसीलिए उत्तराखंड में जो सरकार गठन की कवायद है उसको फिलहाल 17 तारीख तक के लिए रोक दिया गया है, ऐसा बीजेपी के सूत्र कह रहे हैं। जी अनुज, ज्योत्सना बनी रही है हमारे साथ। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ई नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुराते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से हो। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। कोरोना धोखा नहीं रहना है, भीतर का शौर्य को जगा।
यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक तो अभी नहीं हुई है, लेकिन पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों का लगातार पार्टी कार्यालय पहुंचने का सिलसिला जारी है। यहां जीत हासिल करने वाले विधायक एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं और सभी ने अपनी जीत का श्रेय केंद्रीय नेतृत्व को दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पद किसे मिलेगा, इस सवाल पर सभी ने कहा है कि केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ विधायक मंडल दल की बैठक और आला कमान को जो भी आदेश होगा उसी के आधार पर प्रदेश सरकार का गठन होगा। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की अनुशासित पार्टी है और पहले भी हम लोगों ने सारे अधिकार विधायक लोग जो हैं अपने हाईकमान को दे देते हैं और हमारा हाईकमान बहुत सोच समझ के जो भी निर्णय देता है उसको सबको स्वीकार होता है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा निर्णय उनका तरफ से होगा। हमारा जो नेतृत्व है इन सब बिंदुओं पर विचार करता ही है और निश्चित रूप से बहुत जल्द वो विषय भी सामने आएगा। पर्यवेक्षक तय हो चुके हैं, एक दिन वो आएंगे, हम सबकी राय लेंगे और उस राय में से जो निष्कर्ष निकलेगा और जो माननीय नेतृत्व हमारा तय करेगा तो स्वाभाविक तौर पे वो हमारा नेता होगा, फिर वही हमारा मुख्यमंत्री होगा। निश्चित रूप से 47 सीटों के साथ में जो है प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का जो है एक अवसर फिर मिला है। मैं अपनी बात करती हूं तो विधानसभा सोमेश्वर जो कि मेरे मायके के रूप में है, उन्होंने ये संदेश दिया है कि हमारी बेटी हमारा अभिमान है, हमारा गौरव है, उस पर मोहर लगाई है। 5 साल के कार्यकाल में जो विकास कार्य किए हैं उस पर मोहर लगाई है। आगे के जो 5 साल उन्होंने दिए हैं वो उसका एजेंडा उन्होंने मुझे दिया है। तो मैं अपने क्षेत्र की जनता को भी और पूरे प्रदेश की जनता का भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व को भी स्वीकार करा और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मार्गदर्शन है उसमें आगे चलने का जो है हमें निर्देश दिया है, मार्गदर्शन दिया। तो मैं पूरे उत्तराखंड वासियों का हृदय की गहराई से आभार और अभिनंदन करती हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश नेतृत्व का, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय सांसद जी का और सभी संगठन के पदाधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने एक सामान्य व्यक्ति को थराली विधानसभा की सेवा का अवसर प्रदान किया है। मैं बहुत कृतज्ञ हूं अपने केंद्रीय और राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का। और उसके बाद मैं जिस प्रकार थराली विधानसभा की जनता ने अपार आशीर्वाद मुझे दिया है, मां नंदा का रिकॉर्ड मतों का आशीर्वाद मुझे नंदानगर से मिला और थराली विधानसभा के 5 मंडल इस समय एक कीर्तिमान के साथ हमें आशीर्वाद मिला है। मैं उनका भी बहुत बहुत हृदय की गहराई से आभार और अभिनंदन करना चाहता हूँ। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का सियासी वनवास 10 साल बाद खत्म हो गया है। वो टिहरी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत गए हैं। चुनाव जीतने के बाद पार्टी कार्यालय पहुंचने पर उनका समर्थकों, कार्यकर्ताओं और नेताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने अपनी जीत का श्रेय बीजेपी आलाकमान और पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया है। साथ ही ये भी साफ किया है कि वो कांग्रेस के दौर में प्रधानमंत्री तक के चुनाव प्रबंधन को संभाल चुके हैं, लेकिन बीजेपी जैसा संगठन उन्होंने कभी नहीं देखा। इसके बारे में तो ज्योतिषी क्या ब्रह्मा भी नहीं बना सकते, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिस भावना से भारतीय जनता टिहरी में खाली एक सीट छोड़ करके, हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं रतुड़ी जी, हो सकता था वो 6ठी सीट भी आ जाती, कुछ कमी रह गई इसलिए नहीं आ पाई। जिस तरह से जनता ने आशीर्वाद दिया, केंद्र का नेतृत्व है वो तय करेगा कि राजनीति में किसका क्या भविष्य होना है और जो भी निर्णय हो लेंगे हम सबको स्वीकार होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने काडर को खड़ा किया है और उनमें जो जिजीविषा है लड़ने की, और उसके साथ में अगर निर्णय ले लिया नेतृत्व ने उसका साथ देने की, वो अभूतपूर्व है। मैं तो भाई जन्म भर के लिए उन सब का आभारी हो गया जिस तरह से उन्होंने एक नए व्यक्ति को सहजता से स्वीकार किया और उसके साथ में सहयोगी नहीं आशीर्वाद भी दिया, एक संकल्प के साथ कि हम लोगों को जीतना है। जबकि वहां पर जो लोग चुनाव लड़ रहे थे वो थोड़ी लड़ रहे थे,
वहां तो पता नहीं कहां कहां से कौन कौन लोग लड़ रहे थे, उसका आकलन आप करना। और उसमें कहीं न कहीं जो है वो जो दूसरे दलों के नेता थे वो खुद चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने वहां पर जिस तरह से सारी व्यवस्थाएं जो है भेजने का काम किया, कुछ लोग हो सकता है हमारे पार्टी में भी रहे हों, लेकिन मुख्यतः जो है वो वहां जो 7 कैंडिडेट थे उनका चुनाव नहीं था। अब वो मुझे पहले भी जहां मैं रहा वहां भी रोकना चाहते थे, यहाँ भी रोकने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने और साथ में भारतीय जनता पार्टी परिवार ने, मैं कार्यकर्ता नहीं कहता हूं, उनके मंसूबों को सफल नहीं होने दिया। देखिए, हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है राष्ट्र, देश और हिंदुस्तान, भारत को भविष्य में सुखी और खुशहाल रखने का जो सूत्र है वो वनाधिकार है। और आप ये देखो कि आजकल क्लाइमेट चेंज के बारे में इतनी बातें हो रही हैं और आप के सभी राज्यों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो हो सकता है कि एक दिन देश ही वीरान हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे। पता चला मुंबई जो है वो पानी के अंदर है, जो है 10 मीटर, पता चला कलकत्ता पानी के अंदर है, सिंगापुर पानी के अंदर है, जापान पानी के अंदर है, तो वो बड़े सवाल है। और मुझे मुझे पूरा भरोसा है कि उस खतरे को समझ करके निश्चित रूप से क्यों नहीं मांग को राज्य नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व आशीर्वाद देगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भी सियासी दलों के बीच एक दूसरे पर निशाना साधने का सिलसिला जारी है। एक तरफ बीजेपी में जश्न का माहौल है, पार्टी नेता कार्यकर्ता सामने आने के बाद अब तक बीजेपी ने कोई मीटिंग नहीं की है और ना ही उन्होंने अभी तक मुख्यमंत्री का नाम घोषित किया है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश को कैसी सरकार मिलने वाली है। निश्चित रूप से मैंने भी उनका ट्वीट पढ़ा है, हालांकि उनसे बात नहीं हो पाई, उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, लेकिन इस्तीफा किसी समस्या का समाधान नहीं है। इस समय पार्टी संक्रमण काल से गुजर रही है, कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने की आवश्यकता है, कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाने की आवश्यकता है। लोगों को इस इस्तीफे की राजनीति से बचना होगा, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से भी बचना होगा। कोशिश होगी कि इस्तीफे वाली लाइन में कम जाके देखा जाए कि किस तरीके से हम कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा सके, इस दिशा में हमको काम करने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया में कुछ कार्यकर्ता अति उत्साह में बहुत कुछ लिख दे रहे हैं जो पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस तरीके की बातें किसी के लिए नहीं लिखनी चाहिए। पार्टी में अभी बहनोस्ता बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, झगड़े को खत्म करने की आवश्यकता है। वाद विवाद में न उलझें। हमने भी और माननीय अध्यक्ष जी ने भी कार्यकर्ताओं से निवेदन किया है कि वो ऐसे वाद विवाद में न पड़े, क्योंकि पार्टी को खड़ा करना है, कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना है। अगर फिर भी कार्यकर्ता नहीं मानते हैं और इस तरह की हरकत में लगातार अगर जारी किसी की तरफ से रहती है, तो निश्चित रूप से पार्टी उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी और पार्टी बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है। आज 4 दिन हो गए हैं, अभी तक विधायकों की बैठक नहीं कर पाए, वरिष्ठ नेताओं के साथ नहीं बैठ पाए, केंद्र से कोई पर्यवेक्षक यहाँ नहीं पहुंचा। पहले दिन करे थे 2 व्यक्ति बने, उनमें से एक भी यहाँ नहीं आया। ये दिख रहा है वो कितना बड़ा पारदर्शी आपको देंगे। पार्टी प्रचंड बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री का चयन न कर पा रही हो, वो कैसा प्रशासन चलाएगी, ये आप इसका एक आईना है। नैनीताल जिले के बजून अघोड़ा मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई है। कार खाई में गिरते समय पेड़ के सहारे अटक गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। फिलहाल घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। खबर काशीपुर से, जहां एक ही सप्ताह में लावारिश मिले 2 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कुंडेश्वरी पुलिस चौकी क्षेत्र के ढाकिया रोड के किनारे एक नवजात शिशु लावारिश हालात में पड़ा हुआ मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जबकि दूसरा मामला कटोरा ताल चौकी क्षेत्र के रामनगर रोड का है, जहां एक नवजात शिशु का शव पड़ा हुआ मिला।
पुलिस इस मामले की भी छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग ना मिल पाया है, ना खुलासा हो पाया है कि किसने इस बच्चे का शव सड़क के किनारे फेंका है। हालांकि पुलिस का कहना है कि तफ्तीश जारी है और जल्द ही दोषी सलाखों के पीछे होंगे। और उस बारे में ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मुनेश चौहान। मुनेश, अब तक क्या पुलिस के हाथ कोई सुराग मिल पाया है कि आखिर ये नवजात सड़क के किनारे कैसे पहुंचे? देखिए, हम आपको बता दें, ये काशीपुर का ये मामला है जहां एक सप्ताह के अंदर 2 ऐसे मामले हुए हैं जिसके चलते कहीं ना कहीं जो समाज के एक लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। यहाँ फुलेश्वरी चौकी के पास में एक नवजात शिशु का जीवित मिला, जहाँ जो पुलिस थी जो गश्त कर रही थी, उस पुलिस के गश्त की टीम को जो रोने की आवाज़ उसके बाद में देखा गया जाके मौके पर एक बच्चा था, जिसके बाद में तुरंत काशीपुर कोतवाल को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे कोतवाल साहब ने तुरंत उसे हरिद्वार हल्द्वानी के लिए रेफर कर दिया, लेकिन इसके बाद भी विस्तार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर पत्रोताल चौकी क्षेत्र में भी एक बच्चे का शव मिला, जिसके बाद जी जांच कर रही है, लगातार पुलिस सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाल रही है कि कहीं ना कहीं पता। मुनेश, आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम की। इस कॉलेज ने यानी कि RIMC ने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर लिए हैं और आज 13 मार्च को ये जो शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। उन्होंने कहा है कि तकनीक कुशलताओं के साथ अपडेशन और इनोवेशन की सोच रखने वाला युवा ही भविष्य में तरक्की का रास्ता बना पाएगा। उन्होंने कहा है कि RIMC पिछले 9 साल से देश की सेवा कर रहा है और यहां छात्रों ने दूसरे विश्व युद्ध से लेकर बालाकोट ऑपरेशन तक अपनी सेवाएं दी हैं, जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने हर बार अपने साहस का परिचय दिया है, इसलिए विभिन्न चुनौतियों से गुजरते हुए सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए